हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का डिस्कशन। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर जरूर करें। इस सेट का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस सेट का पहला प्रश्न। इसमें कहा गया है कि दिए गए कथन को पूरा कीजिए। अशोक के जो अधिकांश शिलालेख था वह किस भाषा या फिर किस लिपि में लिखा गया है। तो अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृतिक में तथा वह ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। तो ये कहा पहला नंबर ही सही है, बाकी सभी ऑप्शन गलत है। संस्कृत में थे और ब्राह्मणी लिपि में, यह भी गलत है। प्राकृति में था और देवनागरी लिपि, यह भी गलत है। तो पहला ही सही है। और मौर्य वंश में अशोक सबसे प्रसिद्ध शासक थे, महत्वपूर्ण है। अशोक ही वह पहला शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से अपना जो संदेश था वह जनता तक पहुंचाने का काम किया। आगे देखिए अगला प्रश्न। कौन सा मौर्य भारतीय सम्राट अपने शिलालेखों और स्तंभ के लिए प्रसिद्ध था। तो वह था अशोक। 2 का 1 नंबर सही है। अशोक शिलालेख और स्तंभ के लिए ही प्रसिद्ध है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि नीचे दिए गए जानकारी के आधार पर प्राचीन स्थल की पहचान कीजिए। यह गुफाओं और चट्टानी आश्रयों वाला एक पुराना स्थल है। लोगों ने इस प्राकृतिक गुफाओं को इसलिए चुना क्योंकि यह बारिश, गर्मी और हवा से आश्रय प्रदान करती है। ये शैलाश्रय नर्मदा नदी के नजदीक है। तो ये किस आश्रय या किस गुफा के बारे में यह कहा गया है। तो ये जो सभी जो कहा गया यहाँ पर देखिए, यह क्लू दे दिया कि नर्मदा घाटी। तो बस सीधा से आंसर आ जाएगा भीमबेटका। यही नर्मदा घाटी के नजदीक स्थित है। यह गुफा है जो जो वहाँ पे जो रहने वालों के लिए यह एक आश्रय का काम करता था। चलिए आगे देखिए। पानीपत की प्रथम लड़ाई किसके बीच में हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में यह 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था, जिसमें बाबर यह विजयी हुआ। और इसी युद्ध के बाद मुगल वंश का स्थापना भी हुआ। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में हुआ था 1556 ईस्वी में। और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था। आगे देखिए। भारत में औपनिवेशिक सरकार द्वारा भारतीय वन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है। भारतीय वन अधिनियम को 1865 ईस्वी में पारित किया गया था। भारतीय औपनिवेशिक सरकार यानी ब्रिटिश के द्वारा। तो ब्रिटिश के द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1865 में पास किया गया था। 1857 के विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था। जब 1857 का क्रांति हुआ उस समय भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। और इसी विद्रोह के बाद जो भारत का जो सत्ता था वह कंपनी के हाथों से छीनकर डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नर या फिर ब्रिटिश संसद या पार्लियामेंट के अधीन भारत की सत्ता को दे दिया गया। और फिर इसके बाद से ही 1858 ईस्वी का जो एक्ट आता है उसमें भारत के गवर्नर जनरल का नाम या पदनाम बदल कर उसका यहाँ पर वायसराय कर दिया गया। तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ही है। स्वराज पार्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में किया गया था मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा। तो आइए ऑप्शन को देखते हैं। इसने 1907 के अधिनियम के तहत परिषद चुनाव में भागीदारी का समर्थन किया था। तो बिल्कुल भी गलत है। इसकी स्थापना CR दास और JL नेहरू के द्वारा किया गया। तो जवाहरलाल नेहरू नहीं बल्कि मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो यह भी गलत हो जाएगा। CR दास इसके पहले अध्यक्ष थे। तो बिल्कुल सही है। चित्तरंजन दास इसके पहले अध्यक्ष थे। तो 3 नंबर ही सही है, बाकी सभी गलत है। आगे देखिए। इलवट अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इलवट विधेयक के बारे में इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसने भारतीय मजिस्ट्रेट को यूरोपियों के मुद्दे सुनने का अधिकार दिया था। इसे श्वेत विद्रोह भी कहा जाता है इलवट विधेयक को। तो ये 8 का 3 नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रियासत के प्रवेश की अवधि के दौरान हैदराबाद के निजाम के अधीन पैरामिलिट्री फोर्स को इस रूप में जाना जाता था। जो हैदराबाद के निजाम के जो अधीन जो पैरामिलिट्री फोर्स था उसको किस नाम से जानते हैं। तो उसे रजाकार के नाम से जाना जाता है, रजाकार। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। 10 नंबर। मधुबनी लोक चित्रकला की एक शैली है जो निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में लोकप्रिय है। मधुबनी पेंटिंग यह बिहार में बहुत ही लोकप्रिय है। तो 10 का 4 हो जाएगा। अगला देखिए। रोमन शासक जूलियस सीजर की हत्या कब किया गया। ये रोमन शासक है जूलियस सीजर, इसकी हत्या 4420 यानी 44 ईसा पूर्व में किया गया है। 11 का 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है 12 नंबर, मनुष्य एक सामाजिक पशु है, इस कथन की टिप्पणी किसने किया था? यह किसने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक पशु है? तो यह कथन अरिस्टोटल का है। अरिस्टोटल इसका सही उत्तर है। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी से सुरक्षा प्रदान करता है? गिरफ्तारी और नजरबंदी से सुरक्षा प्रदान, इसका उल्लेख अनुच्छेद 22 में किया गया है। 22 में जो है, इसमें गिरफ्तारी से या गिरफ्तारी के मामले में जो है हमें सुरक्षा प्रदान करने का इस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख किया गया है? तो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख भाग 4 में किया गया और यह भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। इसका 3 नंबर सही हो जाएगा। इसका उल्लेख भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक है। वह पहला भारतीय राज्य जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव सत्ता के लिए हुआ था, तो वह कौन सा राज्य है जहां पर पहली बार सत्ता के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव हुआ था? तो वह राज्य था केरल। केरल इसका सही उत्तर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 16 नंबर, केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड एक वैधानिक निकाय है जो भारत में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड एक वैधानिक निकाय या फिर यह संस्था है जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत यह काम करता है। 16 का 1 नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में आर्थिक जनगणना किस मंत्रालय द्वारा की जाती है? आर्थिक जनगणना जो है यह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। 17 का 1 नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए देखते हैं 18 नंबर, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इस विचार को दर्शाता है कि शक्ति संकेंद्रण को रोकने के लिए सरकार की शक्तियों को कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका शाखाओं में विभाजित किया गया है? तो जो शक्तियों का जो बंटवारा किया गया है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में, यह शक्तियों का पृथकीकरण किया गया है। शक्तियों का जो है पृथकीकरण किया गया है। यहाँ पर देख लीजिएगा, तो इसका 2 नंबर सही है। तीनों में बांट दिया गया है। यहाँ पर देखिए, विधायिका का काम होता है किसी विधेयक को लाना, किसी नियम को, कानून को बनाना। कार्यपालिका का काम उसको संचालन करना होता है और न्यायपालिका को उसको देख रेख करना होता है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है तथा राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो राज्यसभा में पूछ रहा है, तो राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या है वह 250 है। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 है और राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है या फिर मनोनीत किया जाता है। तो इसका 4 नंबर हो जाएगा। और देखिए, एक यहाँ पर एक चीज और देख लीजिए, लोकसभा में भी राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता था, लेकिन यह अब निरस्त कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। भारत में कौन सा निकाय उपभोक्ता के अधिकारों की सुरक्षा और प्रचार प्रसार करने तथा उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है? तो 20 का इसका 4 नंबर सही हो जाएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग NCDRC, यही उसका सही उत्तर है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग का संबंध राजभाषा से? यानी पूछ रहा है कि राजभाषा का उल्लेख हमारे संविधान के किस भाग में किया गया है? तो राजभाषा का उल्लेख 17 भाग 17 में इसका उल्लेख किया गया है। अगर अनुच्छेद की बात करें तो यह अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा है, भाग 17 में उल्लेख है। चलिए देखिए 22 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के पास उन मामलों में विशेष सलाहकार क्षेत्राधिकार है जिन्हें संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से संदर्भित किया जा सकता है? तो यह जो है अनुच्छेद 143 में कहा गया है। अनुच्छेद 143 के तहत विशेष स्थिति में भारत के राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह मशवरा कर सकते हैं, लेकिन वह 143 के तहत वह सलाह तो ले सकते हैं, लेकिन वह उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। इस चीज को ध्यान रखना है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के 1 के अनुसार एक नागरिक को कितने मौलिक कर्तव्य प्राप्त है? मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भाग 4 के क में किया गया और इसका उल्लेख अनुच्छेद 51 के क या 1 में है। इसमें 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। 23 का 1 हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग से संबंधित है? चुनाव आयोग से किसका संबंध है? तो इसमें देख लीजिए, अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है, तो 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखिए 25, निम्नलिखित में से किस ग्रह के
सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह है, यानी कौन से ग्रह का सबसे अधिक उपग्रह है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति ऑप्शन के अनुसार सही है। ध्रुव तारा किस दिशा में दर्शाता या फिर किस दिशा में होता है? तो ध्रुव तारा हमेशा यह उत्तर दिशा में होता है। 26 का 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महोगनी और शीशम के वृक्ष भारत में पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष हैं, ये सामान्यतः किस प्रकार के वन में पाया जाता है? तो ये ज्यादातर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है या फिर देखने को मिलता है। रामसर सम्मेलन को इस रूप में भी जाना जाता है। तो रामसर सम्मेलन को आर्द्रभूमि सम्मेलन भी कहा जाता है। तो 28 का 3 नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर में कहा गया है कि अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद में यह स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान यह मध्य प्रदेश में, एमपी में है। तो 30 का 2 नंबर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि राजघाट बांध भारत के किन 2 राज्यों के बीच की एक अंतरराज्यीय परियोजना है? तो राजघाट बांध मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की यह एक परियोजना है। अरुणाचल प्रदेश में निम्न में से कौन सी जनजाति रहती है? तो अरुणाचल प्रदेश में नैसी जनजाति पाया जाता है। नैसी जनजाति अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। कश्मीर में सरोवरीय निक्षेप के लिए करेवा किस नाम से जाना जाता है? करेवा को किस नाम से जानते हैं? तो इसको केसर की खेती के नाम से जाना जाता है। 33 का 1 नंबर हो जाएगा। और कश्मीर में करेवा बहुत ही प्रसिद्ध है। आगे देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही इसकी स्थापना भी किया गया है। बोकारो स्टील प्लांट भारत में किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? यानी किस देश की सहायता से बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किया गया है? तो इसकी स्थापना यूएसएसआर यानी रूस की सहायता से इसकी स्थापना किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी पर सिफारिश देने के लिए किस समिति का गठन किया गया है? तो इसमें तारापोर समिति का गठन किया गया था। 36 का 1 सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय नियामक संस्था ट्राई का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ट्राई का फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 47 का 2 नंबर सही है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 38 नंबर में है कि वर्तमान समय तक हेल्थ ड्रिंक हॉर्लिक्स एंड ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन जिसे जीएसके ब्रांड था, हाल ही में अधिग्रहण के बाद हॉर्लिक्स ब्रांड का स्वामित्व आज किस कंपनी के पास है? हॉर्लिक्स का जो स्वामित्व है वह किस कंपनी के पास चला गया? तो अब इसका जो स्वामित्व है या फिर मालिक है वह हिंदुस्तान यूनिलीवर बन चुका है। एक कंपनी के मौजूदा शेयर धारकों की संभावनाओं को उनकी मौजूदगी होल्डिंग्स के अनुपात में अतिरिक्त शेयर खरीदने की अनुमति दी जाती है। इसे निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? तो इसको बोनस निर्गमन के रूप में जाना जाता है। बोनस। चलिए देखते हैं 40 नंबर। एस क्लास सीरीज निम्नलिखित में से किस कार के ब्रांड से संबंधित है? तो यह मर्सिडीज बेंज हो जाएगा। मर्सिडीज बेंज का यह ब्रांड का कार है। 40 का 4 नंबर है। आगे देखिए 41। डर के आगे जीत है निम्नलिखित में से किस कोल्ड ड्रिंक का टैग है? आप लोग बहुत टीवी में ऐड देखे होंगे कि डर के आगे जीत है। तो बताइए कि यह किस कोल्ड ड्रिंक का टैगलाइन है? तो यह माउंटेन ड्यू का टैगलाइन है। प्रचार में बहुत तरह से दिखाया जाता है यह बहुत बार। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस एक समिति ने भारत में वित्तीय प्रणाली में सुधारों के जांच का सुझाव दिया था? तो जो जांच का सुझाव दिया है यह नरसिम्हा समिति के द्वारा दिया गया था, जो वित्तीय प्रणाली से संबंधित है। 42 का 1 नंबर है। राजा चलिया समिति का संबंध कर सुधार से है। आगे देखिए, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 ईस्वी में पारित किया गया है। 43 का 3 हो जाएगा। आगे देखिए, कोणीय संवेग का एसआई इकाई क्या होता है? कोणीय संवेग का एसआई इकाई केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड होता है। 44 का 3 हो जाएगा। चलिए 45 नंबर देखते हैं। तड़ित से वृक्ष में आग भी लग सकती है क्योंकि इससे अत्यधिक मात्रा में क्या निकलता है? जो ठनका गिरता है उसे ही तड़ित कहते हैं और उसमें सबसे अधिक विद्युत ऊर्जा निकलता है। द्रव सभी दिशाओं में बराबर मात्रा में दबाव प्रसारित करता है। तो यह क्या कहलाता है?
जो द्रव होता है जिस बर्तन में उसे रखा जाता है वह सभी दिशा में समान मात्रा में दबाव डालता है, उसको पास्कल का नियम कहा जाता है। 46 का 2 नंबर है। पानी के गिलास में तैर रहा बर्फ का टुकड़ा जब पूरी तरह से पिघल जाएगा तब पानी का स्तर क्या होगा। एक गिलास है जिसमें इतना पानी है और उसमें साथ ही बर्फ है, तो बर्फ के साथ लेकर अगर इतना लेवल है तो अगर बर्फ पिघल भी जाएगा तो पानी का लेवल इतना ही रहेगा, तो यानी स्तर इसका उतना ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं। तो 3 नंबर इसका सही हो जाएगा। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण किस घटना के अनुप्रयोग के द्वारा किया जाता है। 48 का 1 नंबर हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, 48 का 1 सही है। चलिए आगे 49 नंबर, निम्नलिखित में से सुमेलित करें, इसका मिलान करना है। तो इसको हम जूम आउट कर देते हैं, अब आपको देखने में थोड़ा आसानी होगा। चारों ऑप्शन एक साथ आ गया। तो आवृत्ति इकाई समय से दोलन, यह बिल्कुल सही है। इकाई समय में दोलन जो है वह आवृत्ति है, हो जाएगा। अगर आयाम की बात करें तो यह साम्य अवस्था मान से अधिकतम विस्थापन हो जाएगा। 2 का 4 नंबर होगा। लोलक, तो लोलक हो जाएगा ऐसी युक्ति है जिसमें धागे के सिरे पर भार झूलता हो, उसे लोलक कहते हैं। और आवर्त सारणी परमाणु संख्या के क्रम से रासायनिक तत्व, तो इसमें 3 नंबर हो जाएगा। इसका 1 4 2 3 नंबर है। चलिए देखिए 50 नंबर, निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक ऊष्मा जाल क्षमता है। किसमें सबसे अधिक, ग्रीन हाउस में सबसे अधिक ऊष्मा जाल क्षमता है, तो यह सबसे अधिक होता है मीथेन में। 50 का 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखिए 51 नंबर, निम्नलिखित में कौन एक उर्वरक की श्रेणी नहीं है। उर्वरक का श्रेणी कौन नहीं है, तो 51 का 3 नंबर हो जाएगा। आयरन उर्वरक या उर्वरक का श्रेणी नहीं है। बाकी फास्फोरस है, नाइट्रोजन या पोटेशियम सब उर्वरक है, लेकिन आयरन उर्वरक नहीं है। पीपीयू एक कृत्रिम बहुलक का लघु नाम है, तो 52 का हो जाएगा। 3 नंबर, थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथीन, 52 का 3 सही उत्तर है। चलिए देखिए 53 नंबर, कृत्रिम बहुलक में से कौन सा कृत्रिम रेशे के रूप में जाना जाता है। तो कृत्रिम रेशा के रूप में रेयॉन को जाना जाता है। चलिए देखते हैं 54 नंबर, तारपीन का तेल निम्नलिखित में से किसे पौधे के लकड़ी से निकाला जाता है। तारपीन का तेल पाइन के पेड़ से निकाला जाता है। 54 का 4 हो जाएगा। आगे देखिए कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के वातावरण में सभी ग्रीन हाउस गैस में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पानी का वाष्प पाया जाता है। पानी का वाष्प सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है ग्रीन हाउस गैस में। चलिए देखिए 56 नंबर में, ओजोन परत की मोटाई किसके संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। ओजोन परत की मोटाई है उसे डॉप्सन में मापा जाता है। 56 का 1 नंबर हो जाएगा। डॉप्सन के इकाई के रूप में ओजोन परत की मोटाई को मापते हैं। रिस्परीन का उपयोग निम्नलिखित में से किस बीमारी के इलाज में किया जाता है। तो इसको उच्च जब रक्तचाप हो यानी हाई ब्लड प्रेशर, उस चीज में उसको ठीक करने के लिए रिस्परीन का उपयोग किया जाता है। वयस्क मानव खोपड़ी में चेहरे की हड्डियों की संख्या कितनी होती है। चेहरे में 14 हड्डी पाया जाता है। मानव की खोपड़ी में टोटल 29 हड्डी होता है, जिसमें से 14 होता है खोपड़ी में, 6 गो कान में होगा और 8 गो खोपड़ी में होता है और एक गले को हड्डी होता है, वो हो गया 29 गो टोटल। मानसिक तनाव और विकार के उपचार के लिए उपयोग किए जाने वाले दवाओं का वर्ग कहा जाता है किसको। तो इसको ट्रेविलाइजर कहा जाता है। ट्रेविलाइजर इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए कि रोग हाइपोकैलेमिया मानव रक्त में किस तत्व की कम मात्रा को संदर्भित करता है। तो 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पोटेशियम। पोटेशियम इसका सही उत्तर है। मान लीजिए कि n वह सबसे बड़ी संख्या है जो 2345, 4585 और 7665 को विभाजित करती है और हर विभाजन में एक समान शेष बचता है, तो n में मौजूदा अंकों का योग क्या होगा। तो देखिए इसमें करना यह है कि पहले सभी में सभी को घटा लीजिए, इसमें इसको घटाना, फिर इसमें इसको घटाना और फिर लास्ट में इसको इससे घटाने, यानी इसको HCF की तरह बनाना है, मतलब मौसा निकाल देना है यहाँ से, और फिर जो भी n आएगा मौसा आएगा, मौसा को जोड़ देना, तो यहाँ मौसा 320 प्राप्त होगा। जब 320 को जब ऐड कीजिएगा तब मिलेगा 3 2 5, तो 5 इसका सही उत्तर है। अगला है कि 4 वर्ष पहले पति, उसकी पत्नी तथा उनके बच्चे की औसत आयु 28 वर्ष थी तथा 7 वर्ष पहले पत्नी तथा बच्चे की औसत आयु 18 वर्ष थी, तो पति का वर्तमान आयु क्या होगा। तो पति का वर्तमान आयु 46 वर्ष हो जाएगा। 62 का 1 नंबर है। देखिए 63 नंबर, 63 का हो जाएगा 4 नंबर, 120 हो जाएगा। यहाँ पर मैथ को इसमें आप बना लीजिएगा।
64 में है लाभांश दिया गया है। तो सेम पैटर्न पे डेली प्रश्न आता है, तो 64 का 2 नंबर हो जाएगा 1260 रुपया। अगला 65 में साधारण ब्याज दिया गया है, डेली एक साधारण ब्याज से प्रश्न आता ही है, तो यह भी बहुत आसान है। तो 65 का 1 नंबर हो जाएगा 20% इसका सही उत्तर है। चलिए आगे देखिए, यह भी टाइम एंड वर्क से है क्वेश्चन। तो टाइम एंड वर्क से भी डेली आ रहा प्रश्न, हम आपको डेली बताते हैं। तो आज आप लोग पीडीएफ दिया गया, पीडीएफ से देखकर इसको मैथ को सॉल्व करने का कोशिश करिएगा। और जरूरी नहीं है कि मैथ जितना सेट में है दिया गया उतना मैथ पूछता ही है। तो इसमें 66 का जो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था उसका 1 नंबर 15 घंटा आ जाएगा। और आप देखिए, कर कमल में कर का अर्थ क्या होता है? तो कर कमल में कर का अर्थ हाथ होगा, हाथ इसका सही आंसर होता है। अंदर छिपा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? तो अंदर जो छिपा हुआ है उसे अंतर्निहित कहा जाता है। 68 का 2 नंबर है। आगे देखिए 69 नंबर एक्टिव से पैसिव वॉइस है, तो 69 का 1 नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा इंग्लिश के। आगे देखिए 70 का भी 4 नंबर होगा, 70 का इसका 4 सही उत्तर है। चलिए देखते हैं हम लोग 71 नंबर। इसमें कहा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कुल प्रजनन दर क्या है? TFR क्या है? तो बिहार का पूछ रहा है, तो इसका जो प्रजनन दर है वह 3.6 है। बिहार में कुल नगर निगम की संख्या कितनी है? तो बिहार में कुल नगर निगम की संख्या, आइए ऑप्शन को देख लेते हैं, 17 है। बिहार में नगर निगम की संख्या कुल 17 है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम सभा के संबंध में सही कथन का चुनाव करें। तो 73 में 3 ऑप्शन दिया गया और फिर इसका कूट में आंसर को ढूंढना है। पंचायती राज के अधीन ग्राम सभा सबसे बड़ी सभा है, तो बिल्कुल ही सही है यह। और ग्राम सभा के बैठक की अध्यक्षता प्रमुख करता है और ग्राम सभा के बैठक के लिए प्रारंभिक गणपूर्ति 1/20 होना चाहिए। तो इसमें 2 नंबर सही हो जाएगा, 1 और 3 सही है, बाकी दूसरा नंबर जो था यह गलत था। चलिए देखते हैं 74 नंबर। निम्नलिखित में से किस तिलहन की बिहार में उत्पादकता वृद्धि सबसे अधिक है? तो तिलहन का उत्पादन बिहार में सबसे अधिक है, तो बिहार में सबसे अधिक सरसों का उत्पादन किया जाता है। 74 का 3 नंबर हो जाएगा सरसों। आगे देखिए, किस सोशल मीडिया साइट ने मैं यह पोस्ट क्यों देख रहा हूँ फिर से नई सुविधा का शुभारंभ किया है? तो यह फेसबुक के द्वारा जारी किया गया या फिर स्टार्ट किया गया है। संचार का कुछ उद्देश्य होता है, निम्नलिखित में से कौन इनमें से एक है? संचार का कुछ उद्देश्य होता है, तो चारों ऑप्शन को देखते हैं। तो संचार का मुख्य उद्देश्य होता है सूचित करना या फिर सूचित करना, यही संचार का माध्यम होता है। जैसे टीवी के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से हमें क्या कोई चीज सूचित किया जाता है। जैसे ट्विटर पे भी बिहार के मौसम विभाग या फिर जो भी संस्था है या फिर सरकारी एजेंसियां है वो ट्वीट करके हमें सूचनाएं देती है। अभी मौसम अलर्ट के बारे में जानकारी दिया जाता है, नहीं सूचित किया जाता है। तो इसका 1 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने विवादास्पद पेगासस स्वाइपवेयर को डिजाइन और विकसित किया है? तो 77 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इजराइल ने पेगासस को विकसित किया है। 78 नंबर में कहा गया है कि पश्चिमी नौसेना कमान कहाँ स्थित है? पश्चिमी नौसेना कमान मुंबई में है, पश्चिमी नौसेना कमान मुंबई में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन का मुख्यालय, इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। IMSO का मुख्यालय लंदन में है। लुई पास्चर ने किसकी खोज किया था? लुई पास्चर के द्वारा रेबीज के टीके की खोज किया गया है। कायाकल्प पुरस्कार किस मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग पुस्तक का लेखक कौन है? इस पुस्तक का लेखक हो जाएगा अरुंधति रॉय। यह भी बहुत प्रचलित क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? तो 83 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्द्रता मापी के द्वारा आर्द्रता को मापा जाता है। माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका लेखक हो जाएगा इंदिरा नूई। 84 का 2 नंबर हो जाएगा। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है? यह देहरादून में स्थित है। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून में स्थित है। चलिए देखते हैं 86 नंबर। निम्नलिखित में से किस संगीतकार ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीता है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार गुलजार साहब के द्वारा जीता गया है। तो 86 का 4 नंबर है। चलिए देखिए 87 नंबर। राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? तो 87 में 2 नंबर चीन CNES यही मिलान गलत है। यहाँ पर
CNSA होगा, CNSA होगा, इसका चीन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? पाकिस्तान G20 का मेंबर नहीं है, बल्कि यह सार्क का मेंबर है, जो सार्क का मुख्यालय काठमांडू होता है। चलिए देखिए अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? रोवर्स कप का संबंध हो जाएगा फुटबॉल से, 90 का 1 हो जाएगा। आगे देखिए, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष थी? तो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष हो जाएगा PT ऊषा, 92 का 3 नंबर है। एक्सटेंशन शब्द में एक्स का अर्थ है कि बाहर और टेंसियो जिसका अर्थ है स्ट्रेची की जड़ें निम्नलिखित में से किस भाषा में है? तो यह जो है लैटिन भाषा में लिखा गया है, 93 का 3 नंबर है। वंदे मातरम गीत निम्नलिखित में से किस लेखक ने अपने एक उपन्यास में जारी किया था? तो यह जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है वंदे मातरम, इसका 4 नंबर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 95 नंबर, मध्य प्रदेश के इंदौर में नोटा ने एक नया रिकॉर्ड बनाया, इसे किस वर्ष प्रस्तुत किया गया है? तो इसको 2013 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया है। नागा और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट में जोड़ा गया, यह किस राज्य में है? तो नागा नकटी बिहार के जमुई जिले में, इसी से 96 का 2 नंबर हो जाएगा, और यह कल भी प्रश्न आया था। आगे देखिए कि अल्पसंख्यक समुदाय से पाकिस्तानी सेना में पहली महिला ब्रिगेडियर कौन बनी है? पाकिस्तानी सेना में पहली महिला ब्रिगेडियर अल्पसंख्यक समुदाय से बोल रहा है, तो यह हो जाएगा सही आंसर है हेलेन मैरी रॉबर्ट, 97 का 2 हो जाएगा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत को 2023-24 में निम्नलिखित में से किस देश से सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ है? तो सबसे अधिक FDI सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। विकसित मानव रेटेड अंतरिक्ष यान की पहली महिला पायलट बनकर इतिहास किसने रचा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुनीता विलियम्स। तो चलिए देखते हैं फिर अंतिम प्रश्न। 100 नंबर, 2024 फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है। तो 100 का 2 नंबर सही हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हमारा आज का सेट नंबर 10 समाप्त होता है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।